हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ी 2 बहनें शादीशुदा और अपने घर में आबाद थीं। मेरी अम्मी कुछ अरसा कबल कैंसर जैसी मुखलिक मर्ज में मुब्तला होकर हमें रोता हुआ छोड़कर इस बेरहम दुनिया से कूच कर गईं। दोनों भाई छोटे थे और पढ़ते थे। मैं और मेरी बहन अभी पढ़ाई में मसरूफ़ थीं कि वालिद साहब को हमारी शादी की फ़िक्र पड़ गई। फिर यूँ हुआ कि हमें देखने के लिए लोग आने लगे, लेकिन किसी को हम पसंद नहीं आती, ना ही कोई हमें बाता। मेरी बहन सोनिया, जो मुझसे 1 साल बड़ी थी, बचपन से ही बहुत ज़िद्दी और सबकी लाडली थी। हमारे बाबा ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमें माँ का प्यार भी दिया और बाप का भी, जबकि सोनिया की किसी ज़िद का बाबा ने बुरा ना मनाया। वो उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करते। हम चारों में सोनिया की रंगत गहरी सांवली थी। नैन नक्श अलबत्ता ठीक थे। अगर उसका रंग थोड़ा सा भी गोरा होता तो वो बहुत खूबसूरत होती। लोग उसको देखते और बातें बनाते कि बाकी बहनें तो खूबसूरत हैं, ये किस पर गई है। लोगों की बातें सुन सुन कर वो चिड़चिड़ी होती गई और फिर हर बात में अपना और मेरा मुवाजना करने लगी। अब वो हर काम में सबकत ले जाने की कोशिश करती, इसलिए मैंने अब ज़्यादा वक्त किताबों में लगाना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई में तेज़ थी और इस राह में वो मुझे पीछे छोड़ना चाहती थी। हर बार वो मुझसे आगे जाने की कोशिश करती। वो मुझसे जलने लगी थी। शायद वो अपनी रंगत की वजह से एहसासे कमतरी का शिकार थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था। हर वक्त वो मुझे ताने देती रहती थी। मुझे बहुत दुख होता। कभी कभी वो इस हद तक गिर जाती कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं सब्र कर जाती। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में मेरे ख़िलाफ़ बोलती थी। एक दिन उसने हद ही कर दी। मेरे बैग में नज़ेबा इंग्लिश मूवी की सीडी डाल दी। स्कूल में मेरे साथ बैठने वाली लड़की को न जाने क्या कहा कि उसने वो सीडी निकाल कर टीचर को दे दी। फिर क्लास में मेरी वो इंसल्ट हुई कि बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि सीडी तो मेरे ही बैग से निकली थी। मैं रोने लगी। टीचर ने मुझे क्लास से निकाल दिया। ब्रेक में सोनिया से मिली तो मुझे एहसास हो गया कि ये उसी का काम है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे उससे भी मोहब्बत थी। अम्मी के बाद मैं उसे माँ समझती थी। मैं सिर्फ यही सोचती, क्या खूबसूरत होना जुर्म है। अपनी तस्कीन की खातिर उसने मुझे इतना तंग किया जिसकी कोई हद नहीं। मैं रातों को रोती रहती। पापा के सामने ऐसी चाहत दिखाती कि मैं हैरान रह जाती। उन दिनों में 3rd ईयर और सोनिया 4th ईयर में थी कि एक दिन अब्बा ने सोनिया से कहा कि तुम तैयार रहना, मेरे दोस्त की फैमिली तुम्हें देखने आएगी। सोनिया ने कहा जी ठीक है, लेकिन उसने इस बात को कोई अहमियत ना दी। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली और सारे घर की सफाई की, फिर खाना पकाया। मैंने सोनिया से कहा आप तैयार हो जाएं, मेरे ख्याल में ब्यूटी पार्लर से तैयार होना ज़्यादा बेहतर है। तो वो कहने लगी जिसने मुझे पसंद करना है ऐसे ही कर ले, वरना जहन्नम में जाए। जब वो लोग आए मैंने उनको खाना वगैरह दिया और उनके पास बैठी रही। दिल में मुझे डर था कि कहीं ये लोग सोनिया को मुस्तरद ना कर दें। एक औरत ने मुझसे नाम पूछा तो मैंने कहा वो मेरी बड़ी बहन है, मैं बुला के लाती हूँ। जब मैं बाहर निकल रही थी तो मैंने औरत को कहते सुना, छोटी तो प्यारी है, बड़ी भी प्यारी होगी। जब मैं सोनिया को लेकर गई तो वो बिल्कुल रफ खुलिये में थी, ज़रा तैयार ना हुई। वो लोग चले गए और वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन लोगों ने सोनिया को मुस्तरद कर दिया और मुझे पसंद कर लिया। अब्बा मेरे पास आए और मुझसे मेरी रज़ा पूछी। मैंने हाँ कह दी। मेरी मंगनी सुफियान से कर दी गई, लेकिन इसके बाद सोनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। जब भी मेरे ससुराल से कोई आता तो सोनिया उनकी बहुत खिदमत करती। अब वो बाकायदगी से ब्यूटी पार्लर जाती थी। उसकी रंगत निखर गई थी। अब वो खूबसूरत लगती थी। वो सुफियान से फ़ोन पर बातें करती और ये सिलसिला घंटों तक चलता। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया करती थी और बातें करती रहती। मंगेतर होने के बावजूद मैं सुफियान से बातें नहीं करती थी, क्योंकि शादी से पहले तल्लुक़ कायम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन मैं सब्र के घूंट भर कर रह जाती। आखिर 2 माह बाद मेरी शादी सुफियान से हो गई। दुल्हन के कमरे में बैठने वाली लड़कियों में सोनिया भी थी।
मुझे कमरे में बिठाकर बाकी सारी लड़कियां चली गईं, लेकिन सोनिया वहीं बैठी रही। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैंने 2-3 दफ़ा उससे कहा कि आप चली जाएं, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। वो बेशर्मों की तरह वहाँ बैठी रही। जब सुफियान आया तो वो उसके इस्तकबाल के लिए ऐसे खड़ी हुई जैसे वो मेरा नहीं उसका शोहर हो। मैं हैरान रह गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वो कमरे से चली गई। सुफियान वहीं खड़ा किसी से आहिस्ता आवाज़ में बातें करने लगा। मुझे पता था कि दूसरी तरफ कौन था। 10 मिनट बाद वो आगे बढ़ा, बेड पर बैठा, मुझे एक गिफ्ट पैक दिया और कहा कि मैं तुम्हें सारी आसाइशें दूंगा, शौहर के सारे हकूक़ पूरे करूंगा, लेकिन तुम मेरे किसी मामले में नहीं बोलोगी। मैं कब आता हूँ, क्या करता हूँ, इन सब से तुम्हारा कोई तल्लुक़ नहीं होगा। शुरू में सुफियान का रवैया अच्छा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तब्दीलियाँ महसूस की। वो सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करता था। वो किसी और से नहीं, सोनिया से बातें करता था। बज़ाहिर वो समझता था कि मुझे कुछ पता नहीं है। सोनिया भी अक्सर हमारे घर में आती रहती थी। वो यहाँ आकर सुफियान से सारे लाड उठवाती थी। वो बहुत बेतकल्फ़ी से बातें करती थी। वो सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी, बड़े गले वाले कपड़े पहनकर आती थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी होती थी, लेकिन उसे शर्म न आती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन सोनिया हमारे घर आई हुई थी। रात को अचानक मेरी आंख खुली। मैंने अपने साथ देखा तो सुफियान वहाँ नहीं सोया हुआ था। मैं सुफियान को देखने कमरे से निकली। बिला इरादा में लाउंज की जाने बढ़ने लगी। मैंने देखा लाउंज से रोशनी आ रही है। मैंने लाउंज का दरवाज़ा बहुत एहतियात से खोला तो सामने का मंज़र देखकर मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें गायब हो जाऊं। वहाँ सुफियान और सोनिया अपनी सारी हदें पार करके एक दूसरे में गुम थे। मेरा फ़ोन मेरे पास था। न जाने कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने फ़ोन खोला और उस मंज़र की वीडियो बना ली। मैं वापस आकर कमरे में सो गई। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती गई। एक दिन सोनिया मेरे पास आई और बताया कि मैं लंदन जा रही हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। उस दिन मैंने शुक्र का सांस लिया। सोनिया के जाने के बाद ज़िंदगी में मूल पर आ गई। अब भी सुफियान दिन रात फ़ोन पर सोनिया से बातें करता था। फिर कुछ महीने बाद सुफियान ने भी लंदन जाने की ज़िद शुरू कर दी। वो कहता था बिज़नेस के सिलसिले में लंदन जाना है। उन दिनों में माँ बनने वाली थी। अल्लाह पाक ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। मैंने उसका नाम कासम रखा। कासम अभी 2 माह का था जब सुफियान लंदन चला गया। सुफियान को गए 1 साल हो गया, लेकिन उसने कोई राब्ता नहीं किया। मैं दिन रात उसका इंतज़ार करती थी। 1 साल बाद सोनिया का एक ख़त आया। उसका ये पहला ख़त था। मेरे हाथ ख़त खोलते हुए कांपने लगे। मैंने ख़त खोला और पढ़ने लगी। ख़त में लिखा था, निदा मैं सोच रही हूँ तुम्हें किस रिश्ते से बुलाऊं। मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं समझा। आज ये पहला और आखिरी ख़त तुम्हें लिख रही हूँ। इसके बाद हमारा कभी राब्ता नहीं होगा। हो सकता है जब तक तुम्हें ये ख़त मिलेगा मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी। निदा, मैंने तुमसे हमेशा नफ़रत की है और अब इस नफ़रत के बोझ को कम करना चाहती हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। जब मैं उनको याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत थी, लेकिन मैं नफ़रत के हाथों मजबूर हो जाती थी। मैट्रिक में जब तुम्हारी अव्वल पोजीशन आई थी तो बाबा ने तुम्हें कितने अच्छे अल्फाज में सराहा था। उस वक्त मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। मैं उसके बाद बहुत मेहनत करने लगी, लेकिन वो अल्फाज कभी नहीं सुन पाई। तब से मुझे तुमसे नफ़रत होने लगी। मैंने तुमसे बहुत नाइंसाफ़ी की। मैंने सुफियान को तुम्हारी मंगनी वाले दिन ही वरगला लिया था। मैं सोचती थी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन असल में तुमसे नफ़रत करती थी। तभी ये कर रही थी। मैंने ही सुफियान को लंदन बुलाया था, लेकिन लंदन में आकर वो बिल्कुल बदल गया। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन गिरती गई। वो शराब और जिना का आदी होता गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसके रंग में डलती गई। अब मैं खुद को मुसलमान तो क्या, इंसान कहने के काबिल भी नहीं हूँ। अब मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये ख़त लेकर मैं काफ़ी देर वहीं बैठती सोचती रही, क्या सारी ज़िंदगी की नफ़रत का अज़ाला माफ़ी मांगने से हो सकता है। मैंने ख्वाहिश की
काश सोनिया मुझे ये ख़त कभी न लिखती, ना ही कभी ये सच बताती। मैं लाइलम ही रहती तो बेहतर था। मैं अब सुफियान के घर वालों को कैसे बताती कि जिस बेटे का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। सुफियान के वापस आने का इल्म मुझे पहले ही था। मैंने उससे किनारा कशी कर ली। जब उसने मुझे अपना हमसफ़र नहीं बनाया तो मैं उसके लिए मौत को क्यों चुनती। मुझे अपने बच्चे के लिए ज़िंदा रहना था तो मैं ज़िंदा रही और उससे कोई तल्लुक़ ना रखा।